हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दियो जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर डेली जो कि आप देख सकते हैं कि ये क्लास आपकी जीके की है। आपको डेली क्लास लेना है। अगर आपको जीके मजबूत करना है तो ये क्लास को डेली लेना है और शाम को 7 बजे, ठीक है ना, नोटिफिकेशन आए या ना आए, आपको शाम को 7 बजे आपको जरूर हाजिर होना है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। और आप लोग अगर पहली बार इस क्लास में आए हैं तो जय हिंद लिखिएगा और आप लोग बताइएगा कि इस क्लास को हम पहली बार देख रहे हैं, ठीक है ना। चलिए स्पीड में ही सोल्व कराएंगे, ठीक है, स्पीड में ही सोल्व कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कह रहा है आपसे निम्नलिखित क्या दिया गया है। चलिए यहां पर देखो दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं। चलिए दोस्तों जवाब देना है। आपसे कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं। यहां पर जवाब देना है। आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। देखिए आप सभी के जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं और आपका जो आंसर है यहाँ पर सी हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा मोहनजोदड़ो से। कहां से? मोहनजोदड़ो, जो कि ऑप्शन आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है इंडिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। चलिए बताना है कि इंडिका नामक ग्रंथ की जो रचना किया है वो किसने किया है। यहां पर जवाब देना है। वीडियो को भी लाइक शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, ना पहली बार जुड़े हैं और साथ में दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं कि भैया यहाँ पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। जय हिंद जरूर लिखिएगा। दोस्तों यह इंडिका नामक ग्रंथ की जो रचना किया है वो किसने किया है। आपका जवाब इनमें से क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर 2 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर डी हो जाएगा, मेगस्थनीज। क्या हो जाएगा? मेगस्थनीज, जिसका ऑप्शन आ रहा है डी नंबर, बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। और इस ग्रंथ में पाटिलपुत्र के प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत और 10 राजाओं के बीच एक 10 राज युद्ध हुआ था। 10 राज युद्ध कहते हैं ये किस नदी के तट पर हुआ था। चलिए यहाँ पर जवाब देना है 3 नंबर में। जो आपका 3 का ऑप्शन बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। दोस्तों 3 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन बनेगा सी नंबर है आपकी पारुशली नदी। कौन सी नदी? पारुशली नदी इसका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। और दोस्तों याद रखिएगा 10 राज युद्ध में सुदास की क्या हुई थी? विजय हुई थी। और इसका वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में देखने को मिलता है। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि 563 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ ये कहां पर हुआ था। तो दोस्तों याद रखिएगा 563 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो आपके लुम्बिनी में हुआ था, जो कि ऑप्शन है आपका बी नंबर है, लुम्बिनी आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। और ये जो हुआ था, है ना, कहां पर? क्षत्रिय कुल में यहाँ पर हुआ था, साग के क्षत्रिय कुल में हुआ था। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि विक्रम संवत का आरंभ माना जाता है। विक्रम संवत का आरंभ माना जाता है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों विक्रम संवत पूछा है तो विक्रम संवत ही बताइएगा, है ना। यहाँ पर दोस्तों जो आपका 57 ईस्वी पूर्व है, क्या है, सॉरी 57 ईस्वी, याद रखिए इसका जो ऑप्शन बनेगा बी नंबर, 57 ईस्वी बनेगा। ईस्वी पूर्व में, एक मिनट रुकिए, यहाँ पर 78 ईस्वी होता है। और अगर आपका होता है यहाँ पर विक्रम संवत दिया है ना, विक्रम संवत, अगर शक संवत होता 78 ईस्वी होता, हाँ यहाँ पर ऑप्शन पहला वाला ही ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर विक्रम संवत पूछा है और विक्रम संवत का आरंभ माना जाता है 57 ईस्वी पूर्व माना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगर शक संवत होता तो हम लोग 78 ईस्वी कहते, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि गुप्त शासकों की जो राजकीय भाषा थी, है ना, क्या थी बताइएगा। गुप्त शासकों की शासकीय भाषा या राजकीय भाषा थी, इनमें से क्या हो जाएगा 6 नंबर में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। और इसमें ऑप्शन देखिए 5 हैं, याद रखिए, गौर किया होगा। देखिए आपका ABCDE 5 ऑप्शन वाली आपकी सीरीज है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। आप कहेंगे इनके शासकों की जो राजकीय भाषा थी वो आपकी संस्कृत थी और गुप्त वंश का जो संस्थापक था श्रीगुप्त था। मतलब दोस्तों देखा जाए यहाँ पर कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? कहेंगे आपका कोई ऑप्शन नहीं है। जब कोई ऑप्शन नहीं है तो आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, याद रखिएगा, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि भैया इनके शासकीय भाषा थी संस्कृत। क्या थी? संस्कृत थी, याद रखिएगा, संस्कृत यहाँ पर हो जाएगा, संस्कृत इनकी राजकीय भाषा थी। इस कारण से ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर ई नंबर आपको लगाना है, याद रखिएगा, ठीक है ना। एक पॉइंट होता है कि भैया जो इस वंश है अर्थात गुप्त वंश को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था। चलिए बताना है कि एलोरा का जो प्रसिद्ध शिव मंदिर है इसका निर्माण किस शासक ने करवाया था। 7 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा। तो दोस्तों 7 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर, याद रखिएगा, ये है आपके कृष्ण प्रथम। कौन है? कृष्ण प्रथम आपका जवाब बिल्कुल हो जाएगा। ये कैलाश मंदिर एक शिव मंदिर आपका है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। और दोस्तों याद रखिएगा राष्ट्रकूट शासक है कौन? कृष्ण प्रथम। कभी कभी ये पूछ लेता है किसने बनवाया था या कौन से शासक ने, तो राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाया था। पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया था, इसके पहली बार पूछा गया था। मतलब ये क्वेश्चन आपका हर बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। चलिए यहाँ पर 8 नंबर का जवाब देना है कि महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया, वो आखिर कब किया था दोस्तों, कितनी बार किया। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा।
यहाँ पर 8 नंबर का ऑप्शन बनेगा बी नंबर दोस्तों, जिसका भी आ रहा है बी नंबर। 17 बार किया था, याद रखिएगा 17 बार स्टार्टिंग किया था 1009 से किया था, और दोस्तों याद रखिएगा कि 1027 तक ये लगातार दोस्तों 17 बार इसने युद्ध किया था दोस्तों, याद रखिएगा। इसका मूल उद्देश्य था कि इस्लाम धर्म का प्रचार करना, है ना, मूर्ति पूजा को समाप्त करना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, क्वेश्चन नंबर 9 को ऑप्शन यहाँ पर देना है। आप कहेंगे सर 9 को ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर सी हो जाएगा, जो आपके इल्तुतमिश है। वास्तविक लगा दिया ना, जब वास्तविक लगा दे तो आपको लगाना है क्या, यहाँ पर इल्तुतमिश लगाना है, ठीक है ना। कुतुबुद्दीन जो आपके थे वो संस्थापक एक प्रकार से वास्तविक नहीं मानते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है किस राजवंश ने दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन किया। देखो हमेशा पूछा जाता था सबसे ज्यादा, है ना, जो कि तुगलक वंश ने सबसे ज्यादा राज किया था, लेकिन यहां पर पूछा है सबसे कम, और जब सबसे कम दिया है तो आप कहेंगे ये जो आपकी खिलजी हैं दोस्तों, याद रखिएगा खिलजी ने सबसे कम मतलब 30 वर्षों तक शासन किया था, याद रखिएगा। अगर पूछे सबसे ज्यादा तो आप कहेंगे तुगलक वंश ने 94 वर्षों तक शासन किया था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है अकबर के समय संपूर्ण साम्राज्य कितने सूबों में विभाजित था। बताना है कि अकबर के समय संपूर्ण साम्राज्य कितने सूबों में विभाजित था दोस्तों। यहां पर आंसर है तो ऑप्शन दोस्तों याद रखिएगा सी नंबर 15 हो जाएगा। आप लोग थोड़ा फास्ट ही जवाब देना है ना, क्योंकि आंसर आपको नीचे भी आपको क्वेश्चन दिख जाता है, तो आप लोग प्रयास करें कि आप लोग थोड़ा फास्ट जवाब देने का प्रयास करें। हम भी थोड़ा फास्ट पढ़ाएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपके सीरीज में 100 क्वेश्चन आपके होते हैं, तो आप लोग थोड़ा फास्ट जवाब देना है ना। और भैया वीडियो को भी लाइक शेयर इतना करिए कि आपको लगे कि नहीं हाँ इस क्लास में इस प्रकार से क्वेश्चन है, ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके आप लोगों की मेहनत और आप लोगों की तैयारी को दोगुना यहाँ पर कह सकते हैं कि फोकस मिलेगा। तो भैया आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, है ना। यहाँ पर जितना आप लोग सपोर्ट करेंगे उतना हमें भी अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर दोस्तों दिया गया है अगला क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है 12 नंबर में। तो देखिए यहाँ पर कौन सा नहीं सुमेलित है, देखिए पहला पॉइंट आपसे यहाँ पर दिया गया है, क्या कह रहा है पुर्तगाल ने अपना प्रथम कारखाना कहां पर किया था, आपके कोची में किया था। चलिए डेनिश ने आपके त्रैंकोर में किया था, डचों ने किया था मछलीपट्टनम में किया था। यहां पर दिया गया है फ्रांसीसी। दोस्तों फ्रांसीसी अगर बात करते हैं तो भैया आप बताइएगा फ्रांसीसी ने कारखाना ये आपके कहां पर, इनका प्रथम कारखाना सूरत में स्थापित हुआ था, जो कि 1668 में, कब 1668 में हुआ था, ना कि कालीकट में। इस कारण से ऑप्शन डी नंबर यहां पर आपका गलत हो गया है, ठीक है ना। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज इनमें से कौन था। चलिए बताइएगा कि भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज इनमें से कौन था, 13 का ऑप्शन देना है। तो दोस्तों यहां पर देखिए भारत आने वाला सबसे पहला अंग्रेज कौन था, यहां पर देखिए आपका दिया है कैप्टन हॉकिंस, टॉमस रो, लेकिन इनसे पहले भी एक और आया था। इससे पहले आया था दोस्तों ये है आपका जॉन मिंडेल हॉल। कौन है, जॉन मिंडेल हॉल है ये दोस्तों भारत आने वाला अंग्रेज यात्री, जो कि जॉन मिंडेल है। और ये आया था कब, तो आपके दोस्तों 1597 में आया था, 1597 में, जो कि स्थल मार्ग से, कहां से, स्थल मार्ग से आया था। तो यहां पर ऑप्शन आपको सी नंबर यहां पर देना है। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस उत्तरकालीन मुगल शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता है। लंपट मूर्ख जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, जवाब देना है। 14 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो दोस्तों लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है, यहां पर जो ऑप्शन है सी नंबर जहांदार शाह, है ना, जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। वहीं पर दोस्तों जो मुअज्जम है, मुअज्जम को क्या कहते थे, मुअज्जम को साहे बेखबर कहते थे। वहीं पर जो आपका मोहम्मद शाह है, मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से जानते हैं। और भैया जो आपका फर्रुख सियर है, फर्रुख सियर को घृणित कायर कहा जाता था। चलिए यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि बंगाल का अंतिम नवाब इनमें से कौन था। बंगाल का अंतिम नवाब इनमें से कौन था, क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन को लॉक किया जाए। तो दोस्तों यहां पर बंगाल का अंतिम नवाब था इनमें से, यहां पर दोस्तों ऑप्शन बनेगा ए नंबर मुबारक उद्दौला। क्या है, मुबारक उद्दौला, जो कि 1770 से लेकर 75 तक ये बंगाल का अंतिम नवाब था, है ना। यहां पर जो आपका आंसर है, यहां पर दोस्तों याद रखिए ए नंबर हो जाएगा। उस समय एक न्यायाधीश थे, आपने सुना होगा एलिजा एम्पे, एलिजा एम्पे ने इन्हें बेताल की संज्ञा दिया था, ठीक है, एलिजा एम्पे ने इसे बेताल की संज्ञा दिया था। यहां पर दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है फर्स्ट वार ऑफ इंडिया, क्या दिया है, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक की रचना किसने किया था। यहां पर जवाब देना है, आपका जो आंसर बनेगा यहां पर राइट क्या हो जाएगा। चलिए यहां पर जवाब देना है कि फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक की जो रचना किया वो किसने किया था। यहां पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा। चलिए यहां पर जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए 16 का ऑप्शन बनेगा ई नंबर, दोस्तों याद रखिएगा, है ना, याद रखिएगा यहां पर 16 का ऑप्शन ई बनेगा। दोस्तों इसमें से आपके वीडी सावरकर, है ना, वीडी सावरकर थे, और भी कोई थे क्या। चलिए यहां पर दोस्तों इनमें से कोई नहीं, दोस्तों याद रखिए इनमें से कोई नहीं, क्योंकि लिखा किसने था, ये लिखा था दोस्तों याद रखिएगा वीडी सावरकर। किसने लिखा था, तो आपकी ये पुस्तक लिखा था वीडी सावरकर, याद रखिए वीडी सावरकर ने लिखा था, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है वेद समाज की स्थापना किसने की थी। वेद समाज की जो स्थापना किया वो किसने किया था। यहां पर दोस्तों आपको जवाब देना वेद समाज।
और वेद समाज की स्थापना जो किया था दोस्तों नोट करिएगा, यहां पर ऑप्शन डी हो जाएगा श्री धरलू नायडू। कौन है? श्री धरलू नायडू ने किया था और इसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज की संज्ञा प्रदान की गई है। ठीक है ना, इन्हें दक्षिण भारत के ब्रह्म समाज की संज्ञा प्रदान की गई है। ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि पाइका विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? पाइका विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था दोस्तों? यहाँ पर 18 नंबर में, तो 18 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ये है आपके बक्सी जगबंधु। कौन है? बक्सी जगबंधु, जो कि उड़ीसा में हुए पाइका विद्रोह। यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है 19 नंबर में? तो दोस्तों यहाँ पर बताना है आपका इनमें से क्या हो जाएगा। बंगाल गजट। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या होगा। यहां पर दिया गया बंगाल गजट, मतलब बंगाल गजट आपका जेम्स ऑगस्ट हिकी हो जाएगा। सोम प्रकाश ईश्वरचंद्र विद्यासागर है। बंगदूत राजा राम मोहन राय है। बिहार हेराल्ड गुरु प्रसाद सेन है। मतलब ये तो सभी आपके सही हैं, है ना। यहां पर आप कह सकते हैं सभी युग्म यहां पर सही सुमेलित हैं, और जब सही सुमेलित है इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा? इनमें से सभी सही होना चाहिए। इनमें से सभी सही हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा इनमें से सभी। यहां पर देखो नहीं दिया है और इनमें से कोई नहीं, मतलब ये हुआ कि ये सभी आपके यहां पर अपने आप में सही हैं। इसका मतलब आप ए लगा दिए क्योंकि नहीं के हिसाब से पूछा है और ये सब आपके सही हैं, तो यहां पर आंसर आपका बनेगा ए नंबर से हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। उपरोक्त में से सभी युग्म आपके सुमेलित हैं। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारत में दोस्तों यहां पर देखो दिया गया है कि भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बंबई की स्थापना जो की घोषणा की गई थी वो किसके तहत की गई थी? चलिए दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा संभल कर आपको आंसर देना है क्योंकि यहाँ पर इस सीरीज में आपके 5 ऑप्शन में थोड़ा सा कंफ्यूज आपको कर सकता है। दोस्तों 20 नंबर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा ये जो आपकी घोषणा हुई थी, ऑप्शन बनेगा बी नंबर 1854 के वुड डिस्पैच घोषणा में आपका हुआ था, है ना। और 1857 में बंबई, कलकत्ता और मद्रास में 3 नए विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी दोस्तों, याद रखिएगा। और इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहते हैं? चलिए बताना है कि भारत में न्यायिक सेवा का जो जनक कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, यहाँ पर जवाब देना है। तो दोस्तों ये है आपके कौन, यहाँ पर जवाब देना है आपका वारेन हेस्टिंग। याद रखिएगा कि भारत में वारेन हेस्टिंग को भारत में न्यायिक सेवा का जनक माना जाता है दोस्तों। इसने किया क्या था? इसने सर्वप्रथम प्रत्येक जिले में एक दीवानी और एक फौजदारी न्यायालय की स्थापना किया था, इसलिए इसे न्यायिक सेवा का जनक कहा जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई थी? कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई, यहाँ पर जवाब देना है 22 नंबर में। भैया आप कहेंगे सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में जो मिलाया जाना, ये कब हुआ था? तो 1843 में। कब हुआ था? 1843 में हुआ था। अब यहाँ पर प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, ये 1845 से 46 में हुआ था। ठीक है, 1845 से 46 के बीच आपका हुआ था। अब यहाँ पर दोस्तों दिया गया है तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध। तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध ये कब हुआ था? तो दोस्तों तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था 1885 से 86। क्या? 1885 से 86 के बीच आपका हुआ था। यहाँ पर विधवा पुनर्विवाह जो आपका था यह अधिनियम 1856 में, कितने में? 1856 में हुआ था। अब आप क्या जवाब देंगे? तो यहाँ पर दोस्तों आप जवाब देंगे कौन सा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए यहां पर दिया है कि कौन सी घटना सबसे बाद में हुई, और सबसे बाद में दोस्तों मिल गया है। देखिए यहां पर तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध ये सबसे बाद हुआ था, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक इनमें से कौन थे? यहां पर 23 को ऑप्शन देना है। तो दोस्तों पूना सार्वजनिक सभा में जो स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1870 में हुई थी। MG रनाडे, GV जोशी और SS चिरकुडल ने थे। मतलब यहां पर दोस्तों देखा जाए तो भैया यहां पर ए भी सही है, बी भी सही है और आपका सी भी सही है। इस हिसाब से ऑप्शन मिला इनमें से एक से अधिक, इनमें से एक से अधिक। यहां पर आंसर आपका ई नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराइएगा। कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जो थे इनमें से कौन थे? अब आप कहेंगे प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष की अगर बात कर लेते हैं तो आपका दोस्तों यहाँ पर जॉर्ज यूले। देखिए लगभग सबका जवाब आ गया है क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है और हमेशा पूछा गया है। तो जॉर्ज यूले जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये 1888 में, है ना, 1888 में दोस्तों इलाहाबाद में जब आयोजित हुआ था कांग्रेस का चौथा अधिवेशन, उसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे निम्नलिखित में से किस तिथि को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी? हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जब घोषणा पूछे तो घोषणा बताना है ना। यहां पर दोस्तों याद रखिएगा आपका जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा 20 जुलाई 1905। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। और दोस्तों 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था? यह विभाजन प्रभावी हो गया था, लागू हो गया था। तो यहां पर ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि लंदन में कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? बताना है कि लंदन में कर्जन वायली की जो हत्या किया था वो किसने किया था? तो दोस्तों यहां पर आंसर आपका बनेगा मदन लाल ढींगरा। कौन है? मदन लाल ढींगरा यहां पर आंसर है राइट हो जाएगा। गोली मारकर हत्या 1909 में कर दी थी। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था?
बताना है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर जवाब देना है। तो दोस्तों याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव है ना, ये हुआ था 1920 के अधिवेशन में। किसमें, 1920 के अधिवेशन में आपका हुआ था। और 1920 का अधिवेशन हुआ था नागपुर में हुआ था, है ना, नागपुर में हुआ था। और पूछा गया है भैया अध्यक्षता में, तो अध्यक्षता जो किया था वो किसने किया था, याद रखिएगा नागपुर में विजय राघवाचार्य की अध्यक्षता में हुआ था। कौन है, विजय राघवाचार्य की अध्यक्षता में हुआ था। और इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव सी.आर. दास ने प्रस्तुत किया था। किसने, सी.आर. दास ने प्रस्तुत किया था, जो कि ऑप्शन में आपको दिख नहीं रहा है सी.आर. दास। जब नहीं दिख रहा है तो आप ऑप्शन क्या करेंगे, यहाँ पर ही करेंगे इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हमें मालूम है तुक्का तो इसे मारेंगे, या तो ये मारोगे भी मारोगे जो दिखाई दे रहा है, लेकिन ऑप्शन यहाँ पर प्यारा दे दिया गया इनमें से कोई नहीं, तो आप आंसर लगा दीजिए यहाँ पर नंबर इनमें से कोई नहीं। तो आपके कौन थे, सी.आर. दास ने प्रस्ताव पारित किया था। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च एवं सुमोलिनी के रोम मार्च से की गई है। तो बताइएगा यहाँ पर आंसर जो ये सब दिया गया है किसने किया है, यहाँ पर 28 नंबर में जवाब देना है। चलिए, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, सरदार पटेल या राजेंद्र प्रसाद, या इनमें से कोई नहीं। हो सकता है कि इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन हो जाए, क्यों भैया। यहाँ पर दोस्तों याद रखिए, जब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए यह किया गया था दांडी मार्च, इनके विषय में ये जो तुलना किया है, अर्थात जो शब्द दिया है तुलना, ये सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने, ये जो शब्द किया है वो आपके सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अर्थात आप कहेंगे सर यहाँ पर तो कोई नहीं है, अर्थात इनमें से एक ऑप्शन जरूर दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि भैया जिस प्रकार से नेपोलियन ने पेरिस यात्रा किया, जिस प्रकार से सुमोलिनी ने रोम मार्च किया था ना, उसी प्रकार गांधी जी दांडी मार्च किया था। ये तुलना आपके सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी। तो दोस्तों बताइएगा कि 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की जो संख्या थी वह कितनी थी। यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा, चलिए जवाब देना है 29 नंबर में। दोस्तों 29 को ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा 5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इन 5 में से दोस्तों आपके मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार और उड़ीसा में पूर्ण बहुमत मिला था। दोस्तों याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। इसको तो हमने बहुत बार पढ़ाया है ना। एक क्लास आपको डेली हम 7 बजे देते हैं और 7 बजे ही क्लास आपकी होती है, याद रखिएगा। तो दोस्तों समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है 30 नंबर में। तो दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। ये है भैया चार्ल्स मैडकॉफ। कौन है, चार्ल्स मैडकॉफ हैं। इन्होंने समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटा दिया था, इसलिए इन्हें समाचार पत्र का मुक्तिदाता कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से किसने भूमिगत रेडियो का संचालन किया था। चलिए जय हिंद भैया, जय हिंद। तो दोस्तों बताना है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से किसने भूमिगत रेडियो का संचालन किया था। 31 का जवाब बनेगा, यहां पर इनमें से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर देखिए ऑप्शन क्या होगा, यहां पर जवाब हो जाएगा भैया कौन सा, उषा मेहता भी थे, राम मनोहर लोहिया थे और अरुणा आसफ अली थे। कौन कौन, याद रखिए अरुणा आसफ अली थे, राम मनोहर लोहिया भी थे और उषा मेहता भी थे। इसका मतलब ऑप्शन इनमें से क्या होगा, ई हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, एक से अधिक। इसको ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका ई नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है। देखो ये सीरीज आपकी मेमोरी को थोड़ा फास्ट करेगी, आपकी मेमोरी में लगा हुआ जंग को दूर करेगी और आपके अंदर कह सकते हैं एक अलग प्रकार की एनर्जी आएगी, है ना। याद रखिएगा इसमें से आपको बहुत चीजें आपको मिलेंगी, यहां पर लगता है लेकिन एग्जाम में थोड़ा और मजा आएगा, ठीक है ना। दोस्तों यहाँ पर गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था, तो गांधी इरविन समझौता की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1931 जो कि ऑप्शन है आपका बी नंबर 1931 आपका आंसर है राइट हो जाएगा। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न में से किस ग्रह के दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, जय हिंद भैया, जय हिंद। दोस्तों ये दिया गया है कि किस ग्रह के दिन का मान और अक्ष का जो झुकाव है पृथ्वी के समान है। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये है भैया आपका मंगल ग्रह, है ना। मंगल ग्रह ऑप्शन जो आपका राइट हो जाएगा, आपका नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पति को भैया बताइएगा कि जो उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पति होती है इसे किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, 33 नहीं 34 को ऑप्शन देना है और 34 को ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, ये है भैया आपका जीरो फाइट। क्या है, यहाँ पर जीरो फाइट होता है जो भैया आपके उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पति होती है, उसे जीरो फाइट कहते हैं। ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली अगर घास होती है वो ट्रेपोफाइट होती है, नमकीन क्षेत्रों में उगने वाली होती है वो हेलोफाइट होती है और कड़ी चट्टानों पर उगने वाली होती है उसे लिथोफाइट कहते हैं। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि वर्मी कल्चर किससे संबंधित है। वर्मी कल्चर का जो संबंध है आपके किससे है, आप कहेंगे सर केचुआ पालन से है,
तो ऑप्शन आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। पिसी कल्चर का संबंध मत्स्य पालन से और सेरी कल्चर का संबंध रेशम कीट पालन से हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है, क्वेश्चन नंबर 36 ऑप्शन को लॉक करना है। तो टिहरी है आपके भागीरथी, है ना, और भागीरथी की अगर बात करते हैं तो यहां पर आपका भिलांगना, कौन सा, यहां पर याद रखिएगा कि टिहरी बांध परियोजना आपके भागीरथी नदी एवं भिलांगना नदी, जो कि ऑप्शन है यहां पर 36 में आपका बी हो जाएगा। याद रखिएगा भागीरथी और भिलांगना नदी पर स्थापित है। यहां से सिंचाई, जल आपूर्ति, जल विद्युत उत्पादन का कार्य यहां पर होता है, उत्तराखंड में है। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य पूछा गया है आपका 37 नंबर में। तो दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये है भैया आपका सिक्किम, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और आपका उत्तर प्रदेश तो आपका सबसे ज्यादा रहेगा। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सा सुमेलित है, क्या कौन सा सुमेलित है दोस्तों 38 नंबर में। तो दोस्तों यहां पर दिया गया है वन अनुसंधान कहां पर है, आप कहेंगे देहरादून में है। शुष्क वन अनुसंधान दिया गया है, शुष्क वन अनुसंधान ये आपके जोधपुर में है। हिमालय वन अनुसंधान कहां पर है, तो ये आपके शिमला में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान कहां पर है, तो भारतीय गन्ना अनुसंधान कहां होगा, ये आपके लखनऊ में होगा। कहां पर होगा, ये आपके लखनऊ में होगा, याद रखिए ये आपके लखनऊ में है, इस बात को याद रखिएगा, अगर गलती हो जाएगा। याद रखिए भारतीय गन्ना अनुसंधान कानपुर में नहीं है, ये आपके लखनऊ में है। अब आपके पास ऑप्शन तो भैया एक और मौजूद है ना, क्या मौजूद है, इनमें एक से अधिक आपका सही है, मतलब ऑप्शन यहां हो जाएगा ई नंबर, इनमें से एक से अधिक सही है। अब इनमें से 3 सही, एक गलत है, लेकिन ऑप्शन यहां पर ई मौजूद है, तो ऑप्शन लगा देंगे राइट। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था। दोस्तों यहां पर जवाब देना, आपका आंसर क्या हो जाएगा, गुड इवनिंग। चलिए यहां पर जवाब देना है आपका 39 नंबर में, तो 39 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर है। ये 2005 में पारित किया गया था, कब है, 2005 में दोस्तों ये पारित किया गया था, याद रखिएगा। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया गया है। चलिए दोस्तों यहां पर जवाब देना है, कुछ क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के आपको मिलेंगे। चलिए थोड़ा सा कंफ्यूज वाले टाइपिंग आपकी है ना, इसमें से थोड़ा कंफ्यूज वाला है। अभी एक एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम को देखते हुए हम यहाँ पर थोड़ा सा क्या है आपको घुमाने का प्रयास करते हैं। अगर आप इसमें से हीरो हो गए तो समझिए कि आपको कोई पीछे नहीं कर सकता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर दोस्तों बताना है विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया गया है। 40 नंबर ऑप्शन में यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। तो दोस्तों 40 का ऑप्शन यहाँ पर लगभग सही है, ये है आपका बी नंबर गुजरात, क्या हो जाएगा, गुजरात में किया गया था, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे बीसीसी है ना, बीसीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार किसने जीता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 41 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा सी हो जाएगा, ये है आपकी मीराबाई चानू। कौन है, मीराबाई चानू को दिया गया था, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कह रहा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर किया है। तो दोस्तों याद रखिएगा द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन जो किया है वो आपके भोपाल में किया है, ऑप्शन बी हो जाएगा, भोपाल हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। यहां पर दोस्तों 43 का ऑप्शन देना है, आपका जो जवाब बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा, 43 नंबर ऑप्शन को लॉक करना है। ठीक है ना, चलिए जवाब देना है। भैया वीडियो में लाइक की संख्या बहुत कम है, क्या आपको ये सीरीज अच्छी नहीं लग रही है, क्यों भैया बताइए। अगर आपको सीरीज नहीं अच्छी लगती है तो फिर सीरीज को बंद कर देंगे, है ना। लेकिन भैया अगर आप लोगों के समय हमें पता चलता है कि भैया आप लोगों का लाइक शेयर से पता चल जाता है कि नहीं हाँ आपको अच्छा लग रहा है, तभी आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और नहीं अच्छा लग रहा है तो आप बता दीजिएगा, क्लास बंद कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्यों हम ज्यादा हल्ला मारेंगे। लेकिन भैया लाइक शेयर लगातार करेंगे तो हमको भी तो लगेगा कि नहीं हम मेहनत कर रहे हैं, सुबह शाम तक आपको पढ़ाते हैं, आपको अच्छा लग रहा है, इसीलिए तो आप पढ़ रहे हैं, क्यों भाई, इसीलिए तो आप पढ़ रहे हैं ना। नहीं तो भैया आप ही बताइए कि आप पढ़ रहे हैं, आपको ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन आप क्लास में लाइक शेयर नहीं होंगे तो आप ही बताइएगा हम डिमोटिवेट होंगे कि नहीं। हम तो यही समझेंगे कि आपको अच्छा नहीं लगता है, जबरदस्ती आपको नाक पकड़ के आपको पिलाया जा रहा है, तो ऐसा तो है नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो लाइक शेयर की संख्या भी उतना ही बढ़ाइए जितना आप लोग जुड़ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर दिया है हाल ही में भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार आपकी मिले हैं। दोस्तों यहाँ पर 43 नंबर की अगर बात करते हैं तो जवाब लगभग सभी का सही आ गया है। यहाँ पर कह रहे हैं ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर ऑप्शन जो आपका बी दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर यहाँ पर और ध्यान दिया जाए, क्या ध्यान दिया जाए कि भैया यहाँ पर इनमें से एक से अधिक, अभी हमने आपको बताया था, यहाँ पर बताया था भैया कि भैया जम्मू कश्मीर में तो आपको मिले ही मिले हैं, और मिले हैं कहां पर है, राजस्थान में मिले हैं। कहां पर है, राजस्थान के नागौर में मिले हैं। हमने आपको बताया भी था, जब ये क्वेश्चन मिला था तो हमने कहा था जम्मू कश्मीर के साथ साथ अब दूसरा स्थान आपका राजस्थान में भी आपके मिले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक से ज्यादा आपके ऑप्शन है, और एक से ज्यादा ऑप्शन है, इसका मतलब ऑप्शन ए नंबर लगा देंगे। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने कितने रुपए खर्च का लक्ष्य रखा है। तो दोस्तों याद रखिएगा इसमें से 45.03 लाख करोड़ रुपए खर्च का बजट रखा गया है। आपका ऑप्शन यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कह रहा है कि हाल ही में हुए राज्यपाल के नियुक्तियों के संबंध में कौन सा सही सुमेलित है। यहाँ पर दोस्तों जवाब देना है, आपका आंसर में से राइट क्या हो जाएगा, सही सुमेलित आपसे पूछा गया है।
चलिए, फाल्गु चौहान आपके मेघालय के हैं, ना कि सिक्किम के हैं, है ना। ये आपके मेघालय के हैं, याद रखिए, ये आपके मेघालय के हैं। अगर आपसे पूछे भैया कि जो आपके शिव प्रताप शुक्ल हैं, ये कहाँ के हैं, आपके हिमाचल प्रदेश के हैं, मतलब ये आला ऑप्शन आपका बी नंबर वाला सही है। राजेंद्र विश्वनाथ अलकेर, ये आपके बिहार के हैं। कहाँ के हैं, ये जो आपके हैं दोस्तों, याद रखिए, ये बिहार के हैं। कहाँ के हैं, आपके बिहार के हैं। और वहीं पर दोस्तों पीसी राधाकृष्णन, ये झारखंड के हैं। कहाँ के हैं, आपके झारखंड के हैं, झारखंड हो जाएगा। वहीं पर दोस्तों आपका लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं, ये कहाँ के हैं, सिक्किम के हैं। इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन आपका सही है यहाँ पर, मतलब एक है जो आपका कह सकते हैं कौन सा है, नित्य में संबंधित कौन सा सही सुमेलित है, तो ऑप्शन बी वाला आपका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है द ब्लू बुक ए राइटर्स जर्नल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। यहाँ पर जवाब देना है कि द ब्लू बुक ए राइटर जर्नल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है 46 नंबर में। तो 46 का ऑप्शन दोस्तों ये हो जाएगा अमिताभ कुमार के द्वारा। किसके द्वारा, अमिताभ कुमार जो ऑप्शन आपका नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि फरवरी 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है। चलिए दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है, जो आपका 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन है वो आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों 47 का ऑप्शन बनेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 47 नंबर जवाब देना है क्लास। तो दोस्तों देखिए 47 नंबर का जो ऑप्शन आ रहा है सी नंबर बिल्कुल सही जवाब आया। देखिए फिजी, है ना। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखते ही कमेंट कर दिया, यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है किस देश के राष्ट्रपति कौन ना है, इनका नाम है अब्दुल फताह अल सीसी। ये भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे। ये भैया किस देश के हैं, ये किस देश के हैं दोस्तों, ये मिस्र के थे दोस्तों, याद रखिए, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये मिस्र के थे दोस्तों, याद रखिएगा, मुख्य अतिथि के रूप में ये आपके थे दोस्तों। यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है आपसे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के आधार पर नवाचार के मामले में भारत का कौन सा स्थान है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए नवाचार के मामले में देखा जाए तो भैया भारत के स्थान जो आपका है वो 40वां स्थान है। क्या है, 40वां स्थान है। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर नंबर है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित किया है। यहाँ पर बताना है कि भैया दुनिया का यह पहला क्या है, नेजल कोविड वैक्सीन है, और ये विकसित किया है वह किस कंपनी ने किया है। दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, ये है आपका भारत बायोटेक, है ना। यहाँ पर करंट अफेयर में सब क्वेश्चन आपको पढ़ा दिए गए हैं। इससे पहले यह वैक्सीन का जो नाम था वो BBV 154 रखा गया था। यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। दोस्तों याद रखिएगा, कोशिका में राइबोसोम अगर नहीं है तो इनमें कौन सा कार्य संपादित नहीं हो सकता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, प्रोटीन का संश्लेषण नहीं हो सकता है। क्या, प्रोटीन का संश्लेषण नहीं हो सकता है, याद रखिएगा, क्लियर है ना। यहाँ पर देखा जाए जो राइबोसोम होता है ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है, जिससे जीवों के शरीर में क्या होती है, वृद्धि होती है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं उन रोगों को क्या कहा जाता है। बताइएगा कि ऐसे रोग जो बहुत समय तक या बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं उन रोगों को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इन रोगों को कहा जाता है चिरकालिक। चिर मतलब क्या, बहुत समय तक। तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है। प्रकाश संश्लेषी अंगक पूछा गया है, तो भैया प्रकाश संश्लेषण आपका हरित लवक होता है। क्या, हरित लवक इसका आंसर हो जाएगा कि हरित पौधों में प्रकाश संश्लेषण पत्ती के हरित लवक, है ना, जो कि क्लोरोफिल के वर्ण की उपस्थिति में होता है। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से सामान्यतः किसका उपयोग पादप कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर देना है कि किसका उपयोग पादप कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। और ऊर्जा उत्पादन के लिए दोस्तों आपका आंसर क्या बनेगा, चलिए बताइएगा, आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। ऊर्जा उत्पादन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं। दोस्तों ये होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से ही ऊर्जा भैया आपको मिलती है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है। दोस्तों फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है। तो दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, यार ये ऊपर से नीचे की ओर होता है। क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर होता है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पादप अवशिष्ट संचित रहते हैं। पादप अवशिष्ट संचित रहते हैं आपके किस में रहते हैं। यहाँ पर जवाब देना है 56 नंबर में। दोस्तों यहाँ पर दिया है पत्तियों में, कोशिका रिक्तियों में, छाल में, तना में, इनमें से एक से अधिक। तो दोस्तों याद रखिएगा कि पत्तियों में, कोशिका रिक्तियों में, छालों में, फलों में, इन सभी में रहते हैं। मतलब ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, इनमें से एक से अधिक आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है कि बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होते हैं। बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होते हैं ऑक्सिन होते हैं, ऑक्सिन और जिब्रेलिन। याद रखिएगा ऑक्सिन भी होता है, क्या, ऑक्सिन भी होता है, और जिब्रेलिन पादप जो होते हैं, जिब्रेलिन, ये बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होते हैं। तो इसके दो ऑप्शन सही हुए, और दो ऑप्शन सही हुए तो आप कहेंगे उपयुक्त में से एक से अधिक आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है,
निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। बताना है कि किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। दोस्तों यहाँ पर 58 नंबर में, तो दोस्तों 58 का ऑप्शन बनेगा ये है भैया आपका अवतल दर्पण। क्या है? अवतल दर्पण। इसका जो आंसर है आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन दर्पण की भीतरी सतह से होता है और दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। मिल सकता है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर दिया है कि सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। चलिए भैया, आपको जवाब देना है 59 में, और 59 का जो ऑप्शन है थोड़ा सा आपको घुमा दिया गया है ना, क्वेश्चन में थोड़ा घुमाया गया है। अगर आप घूमेंगे नहीं तब आपको तो आंसर आपका सही हो जाएगा, लेकिन अगर आपने घूम गए तो भैया आपको घूम जाएंगे। यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों कह रहे हैं 25 सेंटीमीटर। भैया क्वेश्चन में कह रहा है कि अधिकतम कितनी दूर दे सकते हैं। आप बताइए, जो आपकी आंखें हैं क्या 25 सेंटीमीटर ही देख पाएंगे क्या? आपकी जो आंखें हैं सिर्फ क्या 25 सेंटीमीटर अधिकतम दे सकती हैं? अगर इतना दे सकते हैं तो दुनिया बेकार है भैया। फिर आप तो 25 सेंटीमीटर देख पाएंगे, एक हाथ चलेंगे, इसके बाद फिर आगे निहारेंगे। क्यों भाई? समझिए क्वेश्चन को, समझिए पहले क्या कह रहा है। कह रहा है अधिकतम कितनी दूरी, तो अधिकतम कितनी दूरी है यहां पर डी हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा भैया। आपकी आंखें अनंत दूरी तक देख सकती हैं, जहां तक नजर जाती है आप देखते रहते हैं। याद रखिए, इसको ऑप्शन बनेगा डी नंबर है आपका राइट हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन में थोड़ा परिवर्तन मिलता है। एग्जामिनर आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा। इस सीरीज को ज्वाइन कर लेंगे, इस सीरीज को आप लगातार देखेंगे, एग्जामिनर को आप बेवकूफ बना देंगे, लेकिन एग्जामिनर आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा, क्योंकि इस प्रकार से हमने क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। बताइएगा कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जो कहते हैं वो क्या कहते हैं। तो भैया जनित्र होता है। क्या? जनित्र। मतलब ऑप्शन बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है विस्थापन की दर को क्या कहते हैं। विस्थापन की दर को क्या कहा जाता है। तो विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा, वेग कहा जाता है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच की जो दूरी होती है वो किसके समानुपाती होती है या व्युत्क्रांतपाती होती है। याद रखिएगा, दो कणों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रांतपाती होता है। मतलब ऑप्शन जो आपका है वो आपका बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। इस प्रकार से मतलब हम ये कह दें कि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ने पर उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण कमजोर हो जाता है। सिंपल सी बात है, अगर दो कण के बीच अगर दूरियां बढ़ाएंगे तो भैया फिर क्या होगा, कमजोरी तो आ ही जाएगी। मतलब जो गुरुत्वाकर्षण है, खिंचाव है, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, ये भैया कौन है? मनीष कोरी है ना, कोरी, मनीष कोरी भैया बहुत परेशान कर रहे हैं बच्चों को। चलिए यहां पर आइए, अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नांकित में से लवण का उदाहरण में से कौन सा है। दोस्तों यहां पर जवाब देना है 63 नंबर में, और 63 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा NaCl। क्या हो जाएगा? NaCl जो कि ऑप्शन है यहां पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है Mg है ना की घाते 2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। दोस्तों यहां पर देखिए, आपका जो आंसर है 64 नंबर में, तो 64 का ऑप्शन याद रखिएगा। कह रहे हैं इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 12 है, अर्थात यहां पर +2 आपका दिया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, त्याग दिया गया। जब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए गए तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बची 10। यहां पर 10 जो कि ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि द्विबंध वाले रासायनिक बंध में से बंधे परमाणुओं के मध्य कितने इलेक्ट्रॉनों को साझा होता है। कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। तो दोस्तों यहां पर आंसर क्या होगा, यहां पर आंसर आपका बनेगा यहां पर 4 होता है, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा। मतलब अगर हम आपसे बोले कि भैया 2 परमाणु जो आपके हैं है ना, 2 परमाणु आपके हैं और ये आपके देखा जाए तो बंधे हुए हैं, कुछ इस प्रकार से बंधे हुए हैं, कुछ इस प्रकार से बंधे हुए हैं, तो यहाँ पर कॉमन के रूप में आपके 4 बंध आपके हो जाएंगे। यहाँ पर आगे बढ़िएगा कि द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का अवयव क्या होता है। मतलब पेट्रोलियम गैस का अवयव क्या होता है, पेट्रोलियम। तो दोस्तों पेट्रोलियम में क्या क्या मिल सकता है, ध्यान दीजिएगा। पेट्रोलियम गैस में दोस्तों ब्यूटेन होता है, प्रोपेन भी होता है। क्या होता है, ब्यूटेन भी होता है, प्रोपेन भी होता है ना। इसका मतलब है कि एलपीजी का मुख्य अवयव क्या होता है, एलपीजी में जो होता है वो आपका ब्यूटेन होता है। ठीक है ना। इसका जो आंसर बनेगा वो ई हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक आपका हो जाएगा। अगर क्वेश्चन ये पूछे एलपीजी जो गैस होती है उसमें से रिसाव होने लगता है तो उसके लिए क्या होता है भैया, सिलेंडर से अगर गैस निकल रही है ना, और सिलेंडर से अगर गैस निकल रही है तो भैया आपको महक लगती है, और वो क्या होता है जो मिलाया जाता है, ये होता है एथाइल मरकैप्टन। एथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है, जिसे रिसाव का पता चल जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है एक सहसंयोजी यौगिक का नाम बताएं जिनका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। तो दोस्तों H2O जो आपका जल होता है इसका प्रयोग तो हम लोग हमेशा करते हैं, है ना। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है एल्डिहाइड श्रेणी के यौगिकों में निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाशील समूह विद्यमान होता है। जो एल्डिहाइड श्रेणी के समूह होते हैं इनमें से आपका CHO होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, यहां पर राइट हो जाएगा। यहां पर आगे आते हैं, क्वेश्चन दिया है हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत जो आपके हैं ये हैं क्या।
क्वेश्चन कठिन मिलेंगे, क्वेश्चन आपको थोड़ा सरल मिलेंगे, लेकिन क्वेश्चन आपके जमदार होंगे, बिल्कुल जमदार से, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत जो आपके हैं ये हैं क्या, तो दोस्तों याद रखिएगा ये कानूनी अदालतों द्वारा अपवर्तनीय है, अर्थात नीति निर्देशक तत्व जो आपके हैं इन पे भैया अगर किसी प्रकार से अगर हम आपसे बोले कि हम आप सभी को एक एक लैपटॉप देंगे अगर आप हमारे इस चैनल से टॉपर बनेंगे, ठीक है ना, लेकिन अगर हम ना दें तो आप क्या, आप सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाकर केस कर दोगे क्या भाई? कितने लोग हैं भैया केस कर देंगे? अगर हम बोले कि जो भी बच्चा हमारी क्लास से अगर टॉपर बनता है उसको हम 10-10 लैपटॉप या सब बच्चों को लैपटॉप देंगे, और ना अगर दिया तो क्या आप केस कर देंगे? और अगर केस कर देंगे तो क्या सरकार हम पर कुछ कार्यवाही करेगी? तो आप कहेंगे सर जी नहीं करेगी, है ना, क्या नहीं करेगी? क्यों? क्योंकि मोदी जी और योगी जी हमेशा ये कहते रहते हैं हम 10-10 लैपटॉप देंगे, इनको देंगे, लेकिन दिया क्या? नहीं दिया। 10-10 हैंडपैप लगवा देंगे गांव में, क्या लगे? क्या नहीं लगे? तो क्या हमने केस कर दिया? नहीं। अगर कर भी देंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। याद रखिए इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर आंसर आपका डी हो जाएगा, कानूनी अदालतों द्वारा अपवर्तनीय है, उनमें कोई प्रकार की कार्यवाही नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे कि संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, ये 70 नंबर का संशोधन था, यहां पर आंसर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? बताइएगा कि सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इनमें से क्या है? तो दोस्तों यहां पर देखो, यहां पर दोस्तों ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, सामूहिक उत्तरदायित्व है। क्या है? सामूहिक उत्तरदायित्व, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। और किसी एक मंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है, मतलब एक मंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव नहीं हो सकता है सामूहिक रूप से हो सकता है। यहां पर दिया गया है कि केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है? चलिए भैया, दिया गया है कि केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है? तो भैया सिविल अधिकारी होता है मंत्रिमंडल सचिव। कौन है? मंत्रिमंडल सचिव होता है, मतलब ऑप्शन जो बनेगा वो भी हो जाएगा जो कैबिनेट सचिव होता है। यहां पर दिया गया है कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? स्थानीय सरकार का मामला नहीं है। तो दोस्तों स्थानीय सरकार में स्वास्थ्य भी होता है, स्वच्छता भी होता है, लोकोपयोगी सेवाएं होती हैं, लेकिन जो कानून और व्यवस्था है ये स्थानीय सरकार की नहीं होता है, ये भैया केंद्र सरकार से जुड़ा होता है। तो ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विधायकों और सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूपण किस अनुसूची में वर्णित है? दोस्तों जो शपथ होता है, शपथ, ये तीसरी अनुसूची में है। यहां पर ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, तीसरी अनुसूची में दोस्तों इसका विवरण मिलेगा। और हमारे भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो दोस्तों यहां पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये है आर्टिकल नंबर आपका 49, और 49 में कहा गया है जो कि भाग 4 में है ना। याद रखिए इनमें राष्ट्रीय स्मारक वस्तु और संरक्षण किया जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? वेरी आईएमपी क्वेश्चन आपका है, पिछली बार भी पूछा गया था और संभावित है आपको मिल सकता है। तो दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 335। अनुच्छेद 335 में दोस्तों अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के बारे में प्रावधान यहां पर किया गया है। यहां पर दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है। आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है। यहां पर 7 का ऑप्शन क्या होगा? तो यहां पर सी नंबर है, ये है भैया समाजवादी अर्थव्यवस्था। क्या है? किसका है? समाजवादी अर्थव्यवस्था का है दोस्तों, याद रखिएगा। यहां पर दोस्तों अगला पॉइंट आपसे कह रहा है और कह रहा है निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में क्या आता है? यहां पर देखिए तृतीय क्षेत्रों में कह रहा है कपड़ा उद्योग आता है, या वस्तुओं का परिवहन होता है, डेयरी होता है, चीनी। सबसे पहले आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि तृतीय क्षेत्र होता क्या है? तृतीय क्षेत्र होता है सेवा क्षेत्र, है ना, सेवा क्षेत्र। और सेवा क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो भैया ऑप्शन क्या हो जाएगा? वस्तुओं का जो परिवहन होता है, वस्तुओं का परिवहन, ये भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र में आता है। यहां पर आंसर आपका बी नंबर। देखिए बहुत ही लोगों को जवाब आया है, बिल्कुल सब बास वाला क्वेश्चन आपका है ना, बधाई देने योग्य आपका एक क्वेश्चन था। यहां पर दिया है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? तो दोस्तों बिहार में शहरीकरण है 16.2% हो जाएगा। यहां पर दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि केंद्रीय बजट 2023-24 में निर्धारित विकास की 7 प्राथमिकताएं जिसे सप्तऋषि नाम दिया गया है, इनमें से शामिल क्या है? ये दोस्तों करंट अफेयर का क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। याद रखिएगा जो केंद्रीय बजट आया था 2023-24 में, इसमें से विकास के लिए 7 प्राथमिकताएं यहां पर बनाई गई थी, जिन्हें सप्तऋषि कहा गया है। इनमें से जो शामिल है वाकई है क्या? तो बिल्कुल सही है, आप लोग जवाब दे सकते हैं, तुरंत जवाब दे सकते हैं कि सर जी इसमें देखा जाए तो भैया समता को सामने लाना, हरित विकास, मतलब यहां पर ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से एक से अधिक, है ना। याद रखिए एक से अधिक, क्योंकि इसमें शामिल है समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, बुनियादी ढांचा और निवेश, निहित क्षमताओं का विस्तार,
हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र, ये सब शामिल हैं। यहां पर आगे बढ़िएगा, कह रहा है आपसे बिहार के निम्न हिस्से में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। मतलब बिहार में सबसे पुराना जो आपका क्षेत्र है ये भैया कौन सा है। यहां पर जो आपका आंसर होगा वो राइट क्या हो जाएगा, यहां पर दोस्तों खड़गपुर जो की पहाड़ियां हैं, खड़गपुर की पहाड़ियां आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य है। दोस्तों बताना है कि भारत और श्रीलंका के बीच आपका दोस्तों यहां पर कौन सा है। आप कहेंगे दोस्तों यहां पर देखा जाए तो आपका है यहां पर रामेश्वरम। देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, रामेश्वरम आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यहां पर दोस्तों 83 नंबर में। तो भारत की सबसे लंबी नदी है आपकी गंगा नदी। कौन है, गंगा नदी आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, रेगुड़ किसका नाम है। रेगुड़ दोस्तों काली मिट्टी को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा, काली मिट्टी हो जाएगा। यहां पर दिया गया है एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं। एक निश्चित आकृति हो और व्यवस्थित ताराएं मिल जाएं तो भैया ये क्या होते हैं, इन्हें कहा जाता है नक्षत्र। क्या कहते हैं, नक्षत्र कहते हैं। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं आपके 22 अप्रैल को। कब मनाते हैं, 22 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिएगा। यहां पर 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस है और 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि दो स्थानों के बीच स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तो दोनों स्थानों के बीच समय का अंतर कितना होगा। अगर इस क्वेश्चन को आपने लगा दिया गया तो आपको असली हीरो माना जाएगा। ठीक है, अगर आपने इसका जवाब लगा दिया तो ज्योग्राफी की आप हीरो हैं, क्योंकि हमने तो पढ़ाया है, हम तो हीरो हैं, लेकिन आपको भी हीरो होना है। बताइए क्या जवाब दिया जाएगा, इसका आंसर क्या बनेगा। 3 आवर्स, बहुत अच्छे दोस्तों। कैसे निकालेंगे, हमने बताया जितना डिग्री दिया गया हो है ना, उतने में से क्या करना है, आपको 4 का गुणा कर देना है और 60 का भाग दे देना है। 4 गुणा क्यों किया गया है, क्योंकि आपकी जो पृथ्वी होती है एक अंश में 4 मिनट, मतलब 4 मिनट में एक अंश घूम जाती है, 4 मिनट में एक अंश घूम जाती है, इसलिए हमने 4 का गुणा कर दिया। तो भैया यहां पर देखेंगे तो आपका आंसर क्या होगा, 4 से यहां पर काटेंगे तो 15 चौको 60 और 15 छक्का 90, इसका मतलब 6 जिसका आया है वो बिल्कुल आपके हीरो हो जाएगा, है ना। यहां पर सनी देओल वाले हीरो हैं, यहां पर बी नंबर 6 घंटा आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़िएगा। निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा है। बताइएगा आपका आंसर इनमें से क्या होगा कि समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है। दोस्तों यहां पर नहीं पूछा गया है, तो चलिए यहां पर देखो अलगुहास की धारा है, मोजाम्बिक धारा है, दक्षिणी हिंद महासागर भी है, लेकिन जो दिया गया है बेंगुला की धारा। क्या दिया गया है, बेंगुला की धारा, ये एक ठंडी धारा है जो कि दक्षिण अटलांटिक महासागर के पूर्व में और अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी घाट के किनारे प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन आएगा, कह रहा है इनमें से कौन सा झील उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है। ग्रेट लेक का हिस्सा इनमें से कौन नहीं है। भैया यहां पर देखो सुपीरियर भी है, यूरान भी है, मिशिगन भी है, लेकिन बियर झील आपकी नहीं है। याद रखिएगा बियर झील आपकी नहीं है दोस्तों, है ना, इनमें से बियर झील आपकी शामिल नहीं है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है। जैव विविधता, यहां से क्वेश्चन 2-3 आपके बनते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये लास्ट के जो आपके क्वेश्चन थोड़े होते हैं ना, यहां से क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे पिछली बार। तो दोस्तों 90 का ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन होता है। यहां पर दोस्तों दिया गया है कि पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि जो होती है वो क्यों होती है, तो यह कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड कारण कहां पर है, आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। यहां पर दिया गया है, कह रहा है कार्बन डेटिंग का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू होता है। कार्बन डेटिंग क्रेडिट, क्या है, कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू होता है। तो दोस्तों ये होता है क्योटो प्रोटोकॉल। याद रखिए ऑप्शन हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल के तहत पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जों की यहां पर कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कम करने के लिए कार्बन डेटेड प्रणाली लागू की गई थी। यहां पर दिया है ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाते हैं। ओजोन परत संरक्षण दिवस जो मनाते हैं ये कब मनाते हैं, यहां पर जवाब देना है दोस्तों। 93 का ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा 16 सितंबर। कब है, 16 सितंबर आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, 16 सितंबर है, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ये घोषित किया था। अगला है कि राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों, ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो दोस्तों थोड़ा सोचिएगा और समझिएगा तब आंसर देना है। यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार, याद रखिएगा इनमें से एक से अधिक, इनमें से एक से अधिक, इसका मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा। आप बताइएगा किस किस क्षेत्र में, तो आप कहेंगे वन्य जीवों के क्षेत्र के एक विशिष्ट कार्यों के लिए, शैक्षिक और शोध संस्थानों के लिए, मतलब शैक्षिक के लिए भी है, शोध संस्थानों के लिए भी है, वन्य जीव और अधिकारियों के लिए भी आपका दिया गया है, वन्य जीव संरक्षकों के लिए भी आपका दिया गया है ना। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, मतलब देखा जाए तो इसमें से एक से ज्यादा आपके आंसर राइट दिए गए हैं, तो यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि भारत का राष्ट्रीय जैव उद्यान स्थित है। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहां पर है, तो भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान आपके नई दिल्ली में है, ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। यहां पर दिया गया है निम्न में से किसकी माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया नामक पुस्तक की रचना
पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। देखिए एक पुस्तक का नाम है माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया। इस पुस्तक की रचना पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। बताइएगा ये जो पुस्तक है आपकी किसकी है। जब पंचायती राज व्यवस्था की बात कर लिया है तो आप कहेंगे सर महात्मा गांधी। क्या महात्मा गांधी आंसर है, राइट हो जाएगा, क्योंकि गांधी जी की सोच थी कि भारत को आत्मनिर्भर बनाया जाए, और भारत निर्भर तब हो जाता है जब गांव निर्भर होंगे, आत्मनिर्भर। अगला है बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या यहां पर दिया है तो आप कहेंगे 243 है। उत्तर प्रदेश में पूछे तो आप जवाब कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है दोस्तों। पर्यावरण संरक्षण में देखा जाए तो वन नीति भी आता है, इसमें से पर्यावरण अधिनियम 1986 भी आता है, इसमें से औद्योगिक नीति भी आता है, इसमें से शिक्षा नीति भी आता है। मतलब ऑप्शन दोस्तों देखा जाए 1 2 3 4 जो कि ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाए, क्योंकि ऑप्शन दिया गया है 1 2 3 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र में से कौन है, तो भैया देखिए यहाँ पर जो आपका धान का खेत है क्यों, क्योंकि भाई वन जो आपका है ये तो भैया प्राकृतिक है, झील भी प्राकृतिक, घास का मैदान भी है, लेकिन धान का खेत तो हमने बनाया है ना, धान तो हमने लगाया है, और जब धान हमने लगाया है तो भैया इसमें से एक कृत्रिम हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर अगला दिया गया है कि निम्नलिखित स्थायी मितव्ययिता यह किस आंदोलन का नारा है। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता जो है ये किस आंदोलन का नारा है यहाँ पर दोस्तों, तो भैया ये पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता ये चिपको आंदोलन का है, ऑप्शन सी हो जाएगा, चिपको आंदोलन राइट हो जाएगा। 1970 के दशक में आपका आरंभ हुआ था, उत्तराखंड के चमोली जिले में हुआ था, है ना। और यहाँ पर दोस्तों एक नारा भी दिया गया था इस आंदोलन में, पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता दिया गया था, ठीक है ना। कह रहा है गिद्धा जो कि एक नृत्य का रूप है ये किस राज्य से संबंधित है। चलिए दोस्तों आपको जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। कह रहे गिद्धा जो कि एक नृत्य का रूप है और किस राज्य से संबंधित है, आपका जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। और देखिए सभी का जवाब लगभग सही आ गया है। यहाँ पर दोस्तों ये नंबर पंजाब जिसको ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे हैं हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। मतलब आपके संविधान में 3 सोपान है, 3 भागों में, अर्थात पंचायत को मजबूत बनाने के लिए 3 स्तर आपके बनाए गए हैं। और ये 3 स्तर दोस्तों आप देख सकते हैं, ग्राम पंचायत है ना, ब्लॉक के लिए होती है, फिर जिला के लिए होती है। अर्थात दोस्तों ये कहा गया है आपके आंसर हो जाएगा कौन सा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ए नंबर इसका हो जाएगा, भाग 9 के अंतर्गत आपका है। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वेद शब्द का अर्थ इनमें से क्या होता है। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। कह रहे वेद शब्द का यहाँ पर अर्थ पूछा गया है कि वेद का अर्थ क्या होता है, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों वेद का अर्थ होता है ज्ञान, या कह दीजिएगा महत ज्ञान, है ना। यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकता है। चलिए भाई जवाब देना है, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। एक बार भैया वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, है ना, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं। आप लोगों के लिए देख लीजिए, अभी हमने क्लास अभी बिल्कुल से किया है, तो कम से कम जितने लोग जुड़े हैं लाइक की संख्या तो बढ़ा दीजिए, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं, क्यों भैया नहीं कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं हम मेहनत करना पड़ता है लाइक भी करने में, या आपका पैसा कटता है या चार्ज कटता है, या आपको लग रहा है कि नहीं सर जी बहुत रईस हो गए हैं, है ना, किसी दिन वर्ल्ड के नंबर 1 हो जाएंगे आप लोगों के माध्यम से, या आप लोग लाइक कर देंगे, है ना, तो फिर मत करिएगा, ठीक है ना। पढ़ लीजिए फ्री से आराम से, बस कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए देखो दिया गया किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकता है। आहूत मतलब होता है बुलाना, क्या होता है, आहूत मतलब होता है बुलाना। और कब कब बुला सकता है, यहाँ पर देखिए कब कब बुला सकता है। तो देखिए यहाँ पर आपसे पहला पॉइंट आपसे कह रहा है कि एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा रद्द कर देना, ठीक है ना। अगला, एक सदन द्वारा विधेयक में प्रस्तावित संशोधन दूसरे सदन द्वारा स्वीकार न किया जाना, अर्थात एक सदन में पारित हुआ है दूसरे में स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अगला, एक सदन द्वारा विधेयक की प्राप्ति की 6 माह तक कोई कार्यवाही न करना। ये अगर परिस्थितियां आ जाती हैं, ऐसी सिचुएशन बनती है तो भैया यहाँ पर क्या होगा कि संयुक्त अधिवेशन बुलाना पड़ेगा। तो इसमें से जो ऑप्शन बनेगा है डी नंबर राइट हो जाएगा। और अभी तक आपका दोस्तों याद रखिएगा 3 बार ही, कितने बार, मात्र 3 बार ही संयुक्त अधिवेशन अभी तक बुलाए गए हैं दोस्तों, याद रखिएगा कितने बार, 3 बार अभी तक बुलाए गए हैं। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां पर है। चलिए बताइएगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए भाई यहाँ पर जवाब देना है, आंसर क्या होगा 5 नंबर में। और देखिए 5 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बनेगा ए नंबर जिनेवा, क्या बन जाएगा, जिनेवा, जिसको ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो स्वास्थ्य संगठन है इसका मुख्यालय जिनेवा में है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे नाइजीरिया की मुद्रा का नाम बताइएगा। चलिए बताना है, आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। कह रहा आपसे नाइजीरिया की मुद्रा का क्या नाम है। तो दोस्तों नाइजीरिया की अगर बात करते हैं तो दोस्तों नायरा कहां पर है, ये ऑप्शन है आपका सी नंबर है, यहाँ पर याद रखिए ऑप्शन सी जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, नायरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, तैराकी के परिसर को क्या कहा जाता है। तैराकी के परिसर को क्या कहा जाता है।
दोस्तों यहाँ पर 7 की अगर बात कर लेते हैं, तैराकी जो की जाती है वो किस में की जाती है? यहाँ पर जवाब देना है 7 नंबर ऑप्शन देना है, और 7 का ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे तैरते कहाँ पर हैं? तैरते हैं आपके पूल में, है ना, पूल में तैरते हैं ना, तो ऑप्शन देखिए आपका जो बी नंबर आपका है यहाँ पर है, राइट हो जाएगा। बिल्कुल आपका साधारण है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है? चलिए बताइएगा कि हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये जो पुरस्कार है वो आपका कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये हिंदी साहित्य में दिया जाने वाला आपका साहित्यिक पुरस्कार है। जवाब यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है? कौन सा पर्यटन स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है? दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है कि मध्य प्रदेश में नहीं है, कौन सा नहीं है? यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा? चलिए 9 का ऑप्शन देना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपके जो भीमबेटका गुफा है ये भी आपके एमपी में है, सांची के स्तूप भी आपका है, खजुराहो का मंदिर भी है, लेकिन भैया जो आपका दिया गया है क्या यहाँ पर? ताजमहल। तो ये ताजमहल कहाँ है? आप जानते हैं आगरा में है, और जब आगरा में है तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर डी नंबर बन जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि हेड एंड टेल्स पुस्तक किसकी रचना कृति है? हेड एंड टेल्स जो पुस्तक है किसकी रचना कृति है? क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब देना है, और 10 का जो ऑप्शन बनेगा वो सी हो जाएगा। याद रखिए मेनका गांधी की है। किसकी है? मेनका गांधी। इसका जो आंसर है वो आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है? चलिए बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस जो मनाते हैं वो कब मनाते हैं? क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन देना है, और 11 के भी देखिए ऑप्शन आने शुरू हो गए हैं, और आपका जो जवाब बनेगा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर आपका बी नंबर याद रखिएगा, 3 मई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हिंदू धर्मावलंबियों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ क्या है? अर्थात हिंदुओं का जो सबसे धार्मिक ग्रंथों में देखा जाए तो यहाँ पर कहेंगे वेद भी है, रामायण भी है, महाभारत भी है। अर्थात जो ऑप्शन दिया गया है ना डी नंबर ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है सुमेलित नहीं है। तो देखो यहाँ पर दिया है हवा महल उदयपुर में दिया है, जो कि हवा महल है आपके कहाँ पर है? जयपुर में है। कहाँ पर है? आपके जयपुर में है। जामा मस्जिद दिल्ली में है, चार मीनार हैदराबाद में, अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। गड़बड़ी मिल गई है आपके ऑप्शन ए नंबर पर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कह रहे कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहते हैं? चलिए दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर जो बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा? कह रहा है कर्नाटक संगीत का जो पितामह कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट क्या होगा? 14 नंबर की अगर बात करते हैं दोस्तों, ये हैं आपके कौन? यहाँ पर दोस्तों बी नंबर है, ये हैं पुरंदर दास। कौन है? पुरंदर दास। दोस्तों याद रखिएगा, ये कर्नाटक संगीत के पितामह कहा जाता है, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है 13 ताली जो लोक नृत्य है कहाँ का है? चलिए यहाँ पर बताना है, आपका जो आंसर है क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन को लॉक किया जाए। चलिए बताइएगा कि 13 ताली लोक नृत्य जो है कहाँ का है? बहुत अच्छे। यहाँ पर दोस्तों जो 13 ताली है ये कहाँ पर मनाया जाता है? राजस्थान। बिल्कुल सही है, जिसका भी ऑप्शन आया है बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये 13 ताली जो आपका है कहाँ का है? राजस्थान का आपका है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह आपसे भारत और पाकिस्तान के बीच जो निर्धारित सीमा है वो आपकी कौन सी है? चलिए बताइएगा, भारत पाकिस्तान के बीच निर्धारित जो सीमा है इनमें से वो कौन सी हो जाएगी? यहाँ पर दोस्तों आपको जवाब देना है 16 नंबर में। और सभी को मालूम है कि भैया भारत जब पाकिस्तान की बात होती है तो ये कौन होता है? रेड लाइन अर्थात रेड क्लिफ रेखा, जो कि ऑप्शन है आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। रेड क्लिफ रेखा है। यहाँ पर डूरंड रेखा जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जाती है। यहाँ पर मैकमोहन रेखा जो आपकी है वो आपके चाइना और भारत के बीच में है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कौन सा देश करता है? सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कौन सा देश करता है? क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात कर दिया जाए तो दोस्तों ऑप्शन क्या पर बनेगा? आपका भी नंबर मलेशिया। क्या हो जाएगा? मलेशिया। और दोस्तों याद रखिएगा, जो आपका ऑस्ट्रेलिया है वो सबसे ज्यादा बार है ना 10 बार ये प्रतियोगिता जीती है। कौन? ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कौन सा दिन विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? यहाँ पर जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि कौन सा दिन है जो पुस्तक है ना विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाते हैं? तो आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन को लॉक किया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात करते हैं तो देखिए जवाब भी यहाँ पर आ रहे हैं। ऑप्शन जो आपका बनेगा डी नंबर है। याद रखिएगा 23 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता अर्थात ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी है इनमें से कौन सी है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए दोस्तों याद रखिएगा, जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है अर्थात जो कार्बन डाइऑक्साइड है और मीथेन, ये आपके ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो खतरनाक है वो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी होगी। किसके लिए? ग्लोबल वार्मिंग के लिए। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय वो आपके कहाँ पर है? चलिए जवाब देना है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है वो आपके कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन को लॉक किया जाए। जब मुद्रा की बात कर देते हैं तो भैया आपका वाशिंगटन डीसी जो कि ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर है राइट हो जाएगा। वाशिंगटन डीसी जिसको ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए नंबर है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा? और देखिए यहाँ पर जवाब भी यहाँ पर काफी लोगों के आ गए हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो दोस्तों कब मिला था? चलिए इस क्वेश्चन का जवाब सभी लोग दे सकते हैं।
कहेंगे सर इसका जो आंसर आपका आ रहा है वो आपका जवाब ये हो जाएगा 1913 में, है ना। और 1913 में दोस्तों इनको मिला था गीतांजलि के लिए। किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए मिला था, जिसका ऑप्शन आ गया है बिल्कुल सही जवाब है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना जो हुई थी वो आपकी कब हुई थी? यहाँ पर दोस्तों देना है 22 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा। एक बार सभी लोग, जितने लोग यहाँ पर नए जुड़े हैं अभी तक, है ना, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, है ना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ जय हिंद जरूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद। देखिए दिया गया अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना जो हुई थी ये आपकी कब हुई थी? आप कहेंगे सर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना जो हुई है वो आपकी हुई थी, आपका ऑप्शन यहाँ पर बनेगा कौन सा भैया? बी नंबर है। याद रखिएगा 7 जनवरी 1924 को हुई थी। कब हुई थी? 7 जनवरी 1924, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मदर इंडिया किसकी रचना है? मदर इंडिया किसकी रचना है? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 को ऑप्शन लॉक किया जाए। मदर इंडिया किसकी रचना है? अब आप कहेंगे सर मदर इंडिया है कैथरीन मेयो की है। किसकी है? कैथरीन मेयो, जो कि ऑप्शन है आपका ये नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है कि भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? चलिए दोस्तों, यहाँ पर जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर आपका 24 से कह रहा है कि भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी। दोस्तों 24 की अगर बात कर लेते हैं दोस्तों, ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? 74 में की गई थी, है ना। यहाँ पर जिसका भी ऑप्शन आया है भैया ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, 1974 में की गई थी। और अगर आपसे ये पूछे कहाँ पर की गई थी, तो तमिलनाडु के कोयम्बटूर में की गई थी, है ना। पहले पुदुचेरी केंद्र था। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारत के समस्त राज्यों में से क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? अगर हम क्षेत्रफल के अनुसार से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का जो स्थान है ना, वो कौन सा स्थान होगा? आप कहेंगे सर चौथा स्थान है। चौथा स्थान कहाँ पर है? ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। पहला स्थान की अगर बात करते हैं तो आपका राजस्थान हो जाएगा। दूसरा स्थान आपका है तो आप कहेंगे एमपी हो जाएगा। तीसरे की अगर बात करते हैं महाराष्ट्र हो जाएगा, और चौथा आपका यूपी है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है शहीदी दिवस या शहीद दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पर जवाब देना है। आपसे कह रहा है कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, शहीद दिवस मनाते हैं कब? आपके 30 जनवरी को। और 30 जनवरी कहाँ पर है? ऑप्शन आपका सी नंबर है, यहाँ पर दिया गया है 30 जनवरी, आंसर है राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, और आपसे कह रहा है कि मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? मानव की कौन सी क्रिया है जो जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? अर्थात ऐसी कौन सी चीज है कि भैया आपकी जलवायु से ज्यादा दिक्कत करेगी, और ये मानव की द्वारा आपकी है। यहाँ पर देखिए 27 नंबर में तो कह रहा है मत्स्य उद्योग, खनन उद्योग, निर्माण, कृषि, है ना। तो आप कहेंगे जो कृषि क्षेत्र है ये जलवायु से, आप देखते हैं कि इस समय के जो मौसम होते हैं बड़े अजीब तरीके के होते हैं। जब भैया आपके देखा जाए मार्च अप्रैल का समय आता है तब बारिश होती है भयंकर, और ठंड लगने लगती है ना। जब यहाँ पर बारिश का सीजन आता है तब सूखा निकल जाता है। अब जब सर्दी आने का समय होता है तब बारिश होती है ना। धूप होता है, इसके बाद यहाँ पर सर्दी होती है ना। धूप होगा, इसके बाद बारिश होगी, तो बीमारियां तो होगी होगी, हर जगह बीमारी होंगी, है ना। तो यहाँ पर आंसर जो आपका डी नंबर है, कृषि जो आपका सबसे ज्यादा प्रभावित हो जाती है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि जो बढ़ाई जा सकती है वो कितनी बढ़ाई जा सकती है? अगर आपातकाल लगा है और ऐसी स्थिति में अगर राज्य का विधानसभा की अवधि बढ़ाना है तो भैया आप बताइएगा कि किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर 28 नंबर के ऑप्शन को लॉक कीजिएगा। ऑप्शन जो आपका बनेगा बी नंबर है, याद रखिएगा संसद के द्वारा। किसके द्वारा? संसद, जो कि ऑप्शन है आपका बी नंबर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से किसी एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रखा जा सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर जो आर्टिकल नंबर आपका है कौन सा? बी नंबर। आर्टिकल नंबर जो आपका 200 है। आर्टिकल नंबर 200 के अनुसार देखा जाए किसी एक के अधीन, है ना, यहाँ पर राज्यपाल राष्ट्रपति के जो विचार के लिए है वो किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा निम्नलिखित में से किस शहर में है? चलिए बताना है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा निम्नलिखित में से किस शहर में है? क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन में से क्या होगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन जो आपका बी दिया है ना, नई दिल्ली। क्या? नई दिल्ली जो ऑप्शन दिया गया है बी नंबर है वो आपका राइट हो जाएगा, नई दिल्ली। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आनंद भवन जो आपका है कहाँ पर है? आनंद भवन जो स्थित है आपके कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 31 को ऑप्शन दीजिएगा। आनंद भवन आप लोग सभी लोग जानते हैं कि भैया ये कहाँ पर है आपके? प्रयागराज में। नहीं जानते हैं तो आज आपने सुन लीजिएगा कि आनंद भवन जो आपका है कहाँ पर है? प्रयागराज में है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी जो नृत्य आपका है इनमें से कौन सा है? यहाँ पर बताना है युद्ध संबंधी जो नृत्य है इनमें से कौन सा है? यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर बनेगा क्या? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एक मेघालय में एक बम्बू नृत्य होता है, और ये भैया युद्ध संबंधी नृत्य आपका है, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है पुस्तक द लुलैंड का लेखन इनमें से कौन है? चलिए बताइएगा, द पुस्तक लुलैंड का जो लेखन है इनमें से कौन हो जाएगा? ये भैया आपके झुम्पा लाहिड़ी। कौन है? झुम्पा लाहिड़ी, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा झुम्पा लाहिड़ी। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में से प्रावधान है दायित्वों का, अर्थात 78 के अनुसार देखा जाए तो भैया जो आपके हैं ऑप्शन डी नंबर आपके प्रधानमंत्री के जो कर्तव्य हैं, जो दायित्व हैं, वो आर्टिकल नंबर आपके 78 में देखने को मिलते हैं। ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका डी नंबर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? अब आपसे पूछ लिया गया है कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। जब नहीं लगती है तो आप आंसर नहीं वाला दीजिए।
नहीं दिया है तो आपको बताना है, तो आंसर क्या बनेगा? यहाँ पर दोस्तों श्रीलंका के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, वहीं पर बांग्लादेश के साथ जो सीमा लगती है वो सबसे ज्यादा लगती है। तो ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका डी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि जेमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में अपना नाम कमाया है। दोस्तों यहाँ पर बताना है जो जेमिनी राय है, जेमिनी राय इन्होंने देखा जाए तो अपना नाम कमाया है, किस क्षेत्र में कमाया ये आपको बताना है। तो आप कहेंगे सर जेमिनी राय की अगर बात कर लिया जाए तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है ना, प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन आपका है। जेमिनी राय दोस्तों याद रखिए चित्रकला के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर आंसर चित्रकला लगाइएगा, मूर्तिकला नहीं, चित्रकला, ऑप्शन सी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। संविधान की जो 11वीं अनुसूची है ये किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 37 को ऑप्शन लॉक किया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 37 नंबर जो आपका है ये पंचायती राज व्यवस्था से है, सॉरी कह रहा है आपसे 11वीं अनुसूची, और 11वीं अनुसूची जो आपकी है वो पंचायती राज व्यवस्था से, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 37 है वो 11वीं अनुसूची में कह रहा है कि जो संबंध है किससे है, तो आपके पंचायती राज्य है, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और पंचायती राज विषय में आपके 29 विषय आपके रखे गए हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये अमीर जो खुसरो है, कौन है ये? अमीर खुसरो जो आपके हैं ये फारसी का प्रथम कवि थे और इन्होंने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण है ना, भारत के पर्यावरण के बारे में इसमें से दिया है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में क्या मनाते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर डेट आपका है कौन सा? यहाँ पर 11 मई, 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे भैया 11 जुलाई को क्या मनाते हैं, आप जवाब क्या देंगे? और आपको जवाब देना ही देना है। यहाँ पर बताइएगा 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? चलिए, जनसंख्या दिवस बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिएगा कि 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, इनमें से कौन सार्क का सदस्य नहीं है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन आपका हर बार पूछा गया है, पिछली बार पूछा गया था, इसके पहले भी पूछा गया था कि सार्क में सदस्यों की जो संख्या है वह कितनी है, तो आपके 8 है दोस्तों। कितनी है? 8 है। अब इन 8 में देखा जाए तो दोस्तों आपके देखिए भारत की जो पड़ोसी देश हैं वो आपके कितने हैं? 9 है, प्लस आपका भारत कुल मिला के 10 हो गए। तो इसमें से जो आपका म्यांमार है, म्यांमार और जो आपका चीन है, म्यांमार और चीन इनके सदस्य नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? डी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा का क्या नाम है। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा का नाम पूछा गया है और आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे संयुक्त अरब अमीरात की जो मुद्रा है वो ऑप्शन को लॉक किया जाए। यहाँ पर ऑप्शन ये हो जाएगा, ये है दिरहम। क्या है? दिरहम। जिसका भी ऑप्शन आया है यहाँ पर दोस्तों ये नंबर दिरहम आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है काला चांद नामक चित्र का जो चित्रांकन किया हो किसने किया है। बताइएगा कि काला चांद नामक जो आपका चित्र है इसका चित्रांकन जो किया है वो किसने किया है, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों याद रखिएगा ये है आपके सतीश गुजराल। कौन है? सतीश गुजराल, जो कि ऑप्शन है आपका डी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार अर्थात शिल्पी किसे कहा जाता है। बताइएगा भारत के पंचायती राज व्यवस्था का जो वास्तुकार है अर्थात शिल्पी है वो किसे कहा जाता है। यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा क्या हो जाएगा? दोस्तों ये है आपके कौन? तो आपके वी आर मेहता, वी आर मेहता, जो कि ऑप्शन है आपका नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। क्या दिया है? जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है दोस्तों 44 नंबर में। तो भैया याद रखिएगा पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता अर्थात जो अंडाकार में घूमती है, झुकाव भी है, उपसौर उपसौर भी है, लेकिन जो सौर विकिरण है, क्या जो सौर विकिरण है ये जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांत में आपका सम्मिलित है नहीं, ऑप्शन डी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर है इनमें से क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। और दोस्तों हमने आपको बताया था कि भैया आसियान में अगर देखा जाए तो ज्यादा सदस्य नहीं होते हैं। जब ज्यादा सदस्य नहीं होते तो वही क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो सिंपल सी बात आपका यही हो जाएगा कि भैया आपका भारत भी इसका सदस्य नहीं है। ठीक है, भारत भी इसका सदस्य नहीं है। इसमें है कौन? तो इसमें मलेशिया है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है ना। भैया भारत का कोई नाम आया क्या? भारत का भी नहीं आया। और किसका नहीं आया? चाइना का नाम नहीं आया है। तो चाइना भी नहीं आया है, तो ऑप्शन बी नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है ना, वही संगठन पूछे जाते हैं जिसमें देशों की संख्या थोड़ा कम होती है। अगला दिया गया है आपसे, ये कह रहा है कारागम धार्मिक लोक नृत्य जो आपका है किससे संबंधित है। दोस्तों कारगम जो आपका है, कारगम जो आपका धार्मिक लोक नृत्य है ये किससे जुड़ा है। तो दोस्तों ये तमिलनाडु से है। किसे? तमिलनाडु, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है दारा सिको ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। दोस्तों बताइएगा कि दारा सिको जो थे है ना, औरंगजेब के बड़े भाई थे, और दोस्तों देखा जाए औरंगजेब के बड़े बेटे थे, है ना। यहाँ पर याद रखिए दारा सिको ने किस शीर्षक से अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। यहाँ पर जो आपका आंसर है दोस्तों आपका डी हो जाएगा, सिर ए अकबर। क्या? सिर ए अकबर इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था किसके द्वारा। राष्ट्रपति भवन को जो डिजाइन किया गया था भैया किसके द्वारा डिजाइन किया गया था। यहाँ पर दोस्तों याद रखिए स्टोन नहीं होगा, यहाँ पर लुटियन, कौन है? एडविन लुटियंस द्वारा। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और राष्ट्रपति भवन जो कि आपकी किस पे है, कौन सी पहाड़ी पे है, ये आपको जवाब देना है। ठीक है, राष्ट्रपति भवन जो आपका है वो कौन सी पहाड़ी पर है, ये आपको जवाब देना है, वो भी कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाते हैं, क्वेश्चन को बताइएगा कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है।
दोस्तों 49 नंबर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर बनेगा बी नंबर है। याद रखिएगा 12 नवंबर को कब मनाते हैं, 12 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से किस नेता का जन्म दिवस भारत में शिक्षक दिवस है ना, शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों आपका जो आंसर क्या होगा, टीचर्स डे जो मनाते हैं वो किस नेता के जन्म दिवस पर है। ये कौन है, लाला लाजपत राय हैं या आपके राजगोपालचारी हैं, कौन है भैया? इसका आंसर बनेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर जवाब दीजिए सभी लोग। यहाँ पर आप कहेंगे सर ऑप्शन सी हो जाएगा एस राधाकृष्णन। क्या हो जाएगा, एस राधाकृष्णन के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर ए राइट हो जाएगा, सी का जवाब। जिसके अब हम लोग मिलेंगे कितने बजे, आपके 8:50 में हिंदी की क्लास में। ठीक है, हिंदी की क्लास में मिलने वाले हैं, तो हम लोग यहाँ पर 8:50 में मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।